सबसे पहले पढ़ते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, संख्या 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है माने कि गलत है। ये तो गलत वाला जो कथन है उसे ही हमको छांटना है, और जो पढ़ने से सही लगे वो उत्तर नहीं होगा, जो गलत लगे वो उत्तर होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए हमको कौन सा गलत यानी असत्य यानी कि गलत कथन छांटना है। पहला लिखा है, देखो बच्चों, सबसे छोटा धन पूर्णांक संख्या है, तो ये सही है। यानी कि सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, 1 है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। 0 को धन पूर्णांक संख्या नहीं माना जाता, ठीक। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक संख्या वास्तव में 1 को माना जाता है, तो ये तो है, गलत तो नहीं है। हमको तो गलत कथन छांटना है। इसको देखें, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो 1 सबसे छोटा भाज्य संख्या नहीं है। 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 2 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर यही गलत दिया हुआ है। 1 सबसे छोटा भाज्य नहीं है, तो गलत छांटना था, इसलिए यही इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला देखें, न भाज्य है न अभाज्य है। मैंने अभी बताया 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो 1 सबसे छोटा प्राकृत संख्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कथन है ऑप्शन बी, और हमें गलत यानी असत्य कथन ही छांटना था, तो यही इसका सही उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 1 के संबंध में और कुछ कथन लिखा हुआ है, उसमें गलत असत्य कौन सा उसको छांटना है। पहला लिखा है, किसी विषम संख्या में 1 घटाने या जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होता है। दूसरा है, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होता है। किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या प्राप्त होता है। तो इसमें एक कथन गलत यानी असत्य है। तो कौन सा कथन 1 के संबंध में, संख्या 1 के संबंध में असत्य है, तो उसे कमेंट करना है। चलिए कमेंट कीजिए बच्चों। 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, वो छांटना है। पहला लिखा है, किसी विषम संख्या में 1 घटाने या जोड़ने पर सम मिलता है। तो देखो 3 एक विषम संख्या है, 1 अगर घटा देते हैं तो 2 मिला, और 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4, तो दोनों तो सम है। इसका मतलब पहला कथन सत्य है, ठीक। तो असत्य नहीं है, तो वो उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा कथन देखिए, किसी सम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर भी सम मिलता है। तो 4 एक सम संख्या है, इसमें अगर 1 मैं जोड़ूं तो देखो 5 मिला, 5 एक विषम है। 4 में 1 घटाऊं तो क्या मिला, 3, तो दोनों क्या है, विषम है। इसका मतलब किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ें या 1 घटाएं, विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये भी कथन सत्य है, बी भी, ठीक। तीसरा देखें, किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। तो किसी भी प्राकृत संख्या जैसे 1 को मान लो, अब 1 में हम 1 अगर जोड़ते हैं तो क्या मिला, 2, और 2 पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, ये परवर्ती संख्या है। 1 का भाई 1 में 1 जोड़े तो 1 का परवर्ती संख्या है 2। मान लो प्राकृत संख्या 5 ले लेते हैं, 1 जोड़े तो 1 जोड़ने पर 6 मिला। तो कोई भी प्राकृत संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो वो अनुवर्ती संख्या कहें या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, 3 नाम है, अनुवर्ती संख्या या परवर्ती या उत्तरवर्ती, तीनों का अर्थ एक ही होता है बच्चों। तो ये मिलता है, लेकिन इसमें लिखा है अनुवर्ती, क्या लिखा है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी पहले का, तो वो नहीं मिल रहा है, तो ये गलत कथन है, तो यही इसका सही उत्तर। उसको क्या है ना, पूरा ओपन करूँगा ना तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वो भी निकल जाएगा। आप लोग क्वेश्चन में देख चुके हो, इसलिए पूरा नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल के बताया हूँ ना जी पूरा उसको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कथन है? पहला, सबसे छोटा भाज्य संख्या है, सबसे छोटा विषम संख्या है, सभी सम संख्याओं का गुणनखंड है, सबसे छोटा सम संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अनुवर्ती संख्या है। कमेंट। तो बच्चे ऑप्शन डी बोले हो, जो बच्चे ऑप्शन डी बोले हो वो अभी भी कंफ्यूज में हो। अभी मैंने बताया अनुवर्ती माने बाद में आने वाली संख्या, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, 3 शब्द याद रखो। अनुवर्ती, परवर्ती और उत्तरवर्ती, इस तरह। इसका मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या। ठीक, तो भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1। तो 1 के बाद 2 नहीं आता है जी, तो ये सबसे छोटे प्राकृत संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है 2, तो ये सही तो लिखा है, हमको तो असत्य छांटना है। ठीक, तो ये उत्तर नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन ए में, सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अगर अच्छे से जानते हो तो आपको पता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो 1 का केवल 2 ही गुणनखंड होता है, इसलिए सबसे छोटा भाज्य संख्या है और इकलौता सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी संसार में कोई भी सम संख्या भाज्य नहीं होता 2 के अलावा, तो ये भी सही कथन है। सबसे छोटा विषम, तो भाई 2 विषम संख्या थोड़ी है, तो सम संख्या है, तो यही गलत कथन है बी वाला। तो ये वाला जो कमेंट किए हो बच्चे उनका सही है। ठीक है, और तीसरा का भी बता दूं, सभी सम संख्याओं का गुणनखंड है, तो जान रहे हो सभी सम संख्या को 2 से विभाजित किया जा सकता है, इसीलिए वो सम होता है, तो ये भी सही कथन है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़िए। 2 संख्याएं 26 तथा 62 का योगफल किसी संख्या के 11 गुना होगा। कमेंट। चलिए देखिए, 2 संख्या है हमारे पास, एक है 26 और दूसरा है 62 62 का योगफल करेंगे तो ये कितना आया? 88। अब किस संख्या के 11 गुना होगा कह रहा है, तो हमको क्या करना है जी? 11 से इसको भाग करना है, तो 11 8 88 कट गया। अब 11 गुना क्यों कहा गया? देखो 88 क्या है? भाज्य है वास्तव में यहाँ, तो 11 और 8 का आप गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 88। तो 8 का ये 11 गुना है, तो 8 ही इसका सही उत्तर है। ठीक, तो जब भी इस तरह अंक उल्टा हो, जैसे 26 का अंक बदल दिया जाए तो 62 हो रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो उसको हमेशा 11 से भाग करोगे, तो हाँ जो जोड़ोगे तो जो संख्या आता है वो हमेशा 11 से भाग जाता ही है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे? 62 दिया है, 26 दिया है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो इस तरह से जो भी संख्या मिलता है, चाहे कोई भी संख्या हो, उसको उल्टा करके जोड़ोगे तो जो संख्या मिलेगा ना बच्चों, वो 11 से भाग जाना निश्चित होता है। किससे भाग जाना निश्चित होता है? 11 से। तो इस तरह से इस नियम के आधार पर ये पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। संख्याओं 873 गुणित 9873 गुणित 456 गुणित 5784 गुणित 4357 के गुणनफल की इकाई का अंक होगा। चलिए क्या होगा? कमेंट। प्रश्न को देखने से लगता है बच्चों को इतना सारा गुणा करना पड़ेगा तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए केवल इकाई के अंक को गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? इसमें इकाई में क्या है? 3 है, इसके इकाई में 3 है, इसके इकाई में 6 है, इसके इकाई में 4 है और इसके इकाई में 7 है। इस तरह लिख लिए। ठीक, अब इसी का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, इकाई के अंक को लिखेंगे 8, 8 का गुणा फिर अगले संख्या से, तो 8 छक्का 48, 48 का इकाई का अंक होगा 8। अब 8 का गुणा फिर अगले संख्या से, 8 तिया 24, तो 24 की इकाई का अंक हुआ 4। अब 4 का गुणा अगले संख्या से, 4 तिया 12, तो इकाई का अंक होगा 2।
इस तरह लास्ट तक इकाई का अंक का गुणा करते जाएंगे और इकाई में जो आएगा उसी अंक को ही लेते हुए आगे संख्या से करते जाते हैं। तो देखो 2 आया लास्ट में, तो ये ऑप्शन सी जो कि आप लोग सभी लोग बोले हो, बहुत बहुत बधाई, यही सही उत्तर है। तो कितना भी बड़ा गुणा का क्वेश्चन दे, अगर केवल इकाई का अंक पूछे तो हमको इकाई के अंक को ही इस तरह लिख लेना है। अब उसके बाद उसका गुणा करते जाना है जी। इधर से भी कर सकते हो, 3 तिया 9, 9 छक्का 54 और 4 चौक 16, अच्छा 7 42। तो क्या आया जी? 2 ही आया लास्ट में। तो पीछे से इधर से करो चाहे आगे तरफ से गुणा करते जाओ, लास्ट में वही छूटता रहता है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नोत्तरी का एक बेहतरीन प्रश्न। चलिए प्रश्न लिखा है घातांक के रूप में। नीचे चित्र में जो प्रश्न दिए हैं जिनका ऑप्शन भी चित्र में है, उसका सही उत्तर क्या होगा? देखो प्रश्न में लिखा है बच्चों 2398 का घात 0 का मान होगा। कमेंट। चलिए बच्चों देखते हैं इस तरह का प्रश्न हो जैसे यहाँ लिखा है। तो देखो बच्चों लिखा है 2398 का घात 0। तो हम यहाँ एक घातांक से संबंधित नियम है, किसी भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान 1 के बराबर होता है। चाहे मैं 1 लाख क्यों न लिख दूँ, 1 लाख लिखने के बाद घात में 0 लगा दूँ इस तरह, तो ये 1 के बराबर ही माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बच्चों 2 का घात मान लो 3 है, अब बटे के नीचे भी लिखा है 2 का घात 3। तो इसको जब हल करते हैं ना, तो ये जो 2 है वो आधार संख्या कहलाता है और एक 3 को घातांक संख्या बोलते हैं। तो जब आधार संख्या समान हो, देखो आधार संख्या 2 और 2 ही लिखा है, तो आधार संख्या को एक बार लिख दिया जाता है, तो इसको 2 को एक बार लिख देते हैं। और जो घातांक है ना उसको आपस में घटाते हैं, तो 3 में से 3 घटेगा, तो इस तरह हो जाएगा 2 का घात 0। अब 2 का घात 0 का 1 क्यों होता है, देखो समझते हैं। बटे चिन्ह के ऊपर यानी अंश में और हर में जब एक समान संख्या हो तो वो आपस में कट कर 1 हो जाते हैं। भाई 2 का घात 3 बटे 2 का घात 3 लिखा है ना, तो बटे चिन्ह के ऊपर और नीचे एक ही जैसा संख्या हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे 3 बटे 3 बराबर 1 होता है, 50 बटे 50 कहें तो बराबर 1 होता है। क्यों होता है भाई, 50 को 50 से भाग करेंगे तो भागफल 1 ही तो मिलेगा जी। तो यही बस नियम है, यानी कि किसी भी इस तरह a का घात n है और बटे a का घात फिर n है, तो यहाँ ऊपर नीचे तो घात समान, एक संख्या समान है, a n ऊपर भी लिखा है a का घात, नीचे भी a का घात n, तो बटे चिन्ह के ऊपर नीचे समान संख्या जब हो तो उसका मान 1 हो जाता है। और इसी को घातांक में हल किया जाता है a का घात n माइनस n, यानी कि आधार संख्या समान हो तो घातांकों को आपस में घटा दिया जाता है, तो समान घात होने से वो n का घात 0 बन जाएगा भाई। इसीलिए किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। इसी नियम के तहत ये होता है बच्चों। आगे आप लोग ना 7वीं 8वीं पढ़ोगे तो घातांक के नियम में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो जी। सर अगर यही घातांक माइनस हो तो, माइनस जैसे माइनस शून्य हो तो? नहीं, माइनस शून्य कभी नहीं होता। माइनस 5 हो गए तो? हाँ चलो ये बता रहा हूँ, देखो जैसे एक बच्चों a का घात -5 है, ठीक है, a का घात -5 है, तो इसके घातांक में से माइनस चिन्ह यानी ऋण चिन्ह को हटाना है ना, तो क्या करेंगे 1 बटे a का घात 5 लिख देंगे, यानी कि अंश के रूप में है उसको विलोम कर दो, उल्टा, माने उसको बटे चिन्ह के नीचे ले जाने पर जो ऋणात्मक घातांक होता है ना बच्चों वो धनात्मक हो जाता है। इस तरह यह 1 बटे 1 का घात 5 लिख दोगे तो वो ऋण चिन्ह हट जाता है।
उसी तरह मान लो 1/1 का घात ऋण 5 है, तो इसको हम 1 का घात 5 लिख सकते हैं। इसको भी हमने ऊपर कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस तरह अगर घात ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक बनाना है, तो अंश में है तो हर में कर दो, हर में है तो अंश में कर दो, तो घात ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। ये तरीका है अंश को ऋणात्मक से धनात्मक करने पर। और धनात्मक करने के बाद ही आप हल कर सकते हो, ये भी याद रखो। जब तक ऋणात्मक घात को धनात्मक नहीं बनाओगे हल नहीं कर सकते। हाँ पूछो। सर यहाँ -0 होता तो -0 नहीं होता। आप लोगों को अभी देखना, मैं शुरू में एक चीज बताया। नहीं होता, -0 नहीं हाँ देखो, 0 ना तो धनात्मक में आता है न ऋणात्मक में नहीं आता। कभी भी 0 के सामने ऋण चिन्ह नहीं लगता, ये पहले दिमाग में बैठा लो। इसीलिए तो कहा जी सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है। क्वेश्चन है अभी सामने में लाया हूँ, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ोगे। आप लोग पढ़ भी लिए हो जो लोग टेस्ट दिए हो। तो इसमें देखो बच्चों लिखा है, कोई भी संख्या को 10 के घातांक के रूप में किस तरह लिखा जाता है ये समझ लो अच्छे से। फिर कोई भी प्रश्न आए आप लोग बना सकते हो, 10 के घातांक के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग माइक बंद कर दो। इसके बाद ना कोई भी प्रश्न आएगा इस तरह तो तुरंत बना दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक, तो चलो देखो, ये पहले ये प्रश्न को बता देता हूँ। ये लिखा है बच्चों, फिर माइक ऑफ रखो ना, दिखने में मत जाओ, मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। तुम ये दिख रहा है कि नहीं उसको मत देखो, ये जो लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए। 86,034 ये एक संख्या है, इसको हमको 10 के घातांक के रूप में लिखना है। तो करना क्या रहता है, देखो ये पहले 8 को लिखेंगे तो 8 गुणित 10 लिखेंगे। अब 10 का घात कितना लगाना है, तो 8 के बाद देखो कितना ठो अंक है, 1 2 3 4 ठो अंक है, तो 10 का घात 4 होगा। फिर धन चिन्ह लगाओगे। अब ये 6 को लिखोगे, 6 गुणित 10 लिखना। अब 6 गुणित 10 लिख दिए। अब 6 के बाद देखो कितना ठो अंक है, 1 2 3, तो 10 का घात 3 लिखना इस तरह। फिर धन लिखो, धन के बाद देखो शून्य लिखा है, तो शून्य को शून्य ही लिखा जाता है, उसको 10 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब शून्य है तो केवल शून्य रहेगा। फिर धन 3 लिखा है तो 3 गुणित 10 लिखना। अब 3 के बाद कितना ठो अंक है, देखो एक ही ठो अंक है, तो 10 का घात 1 होगा। उसके बाद फिर 3, उसके बाद क्या है 4, 4 गुणित 10। अब 10, तो 10 का घात क्या लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि 4 के बाद एक भी अंक नहीं है, तो एक भी अंक नहीं है माने 0 अंक है। तो 4 गुणित 10, और जान रहे हो अभी बताया हो किसी भी अंक का संख्या का घात 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। और ये 4 क्या है, इकाई का तो अंक है ना, तो 4 का गुणा 1 से करते हैं इकाई का स्थानीय मान जानने के लिए। तो इस तरह ये 4 गुणित 10 का घात 0 होगा। ठीक, या कभी कभी 4 ही लिख दोगे तो भी चलता है। ठीक है, और नहीं तो इस तरह भी लिखा जाता है। तो यही इसका सही उत्तर है, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखो आप लोगों को एक और संख्या लेकर के एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, यहाँ नॉर्मल संख्या, जैसे कि मान लो मैं कह दिया 3,465, ये एक संख्या है, इसको 10 के घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले लिखेंगे 3 गुणित 10। अब 10 का घात क्या करना है, तो 3 के बाद कितना ठो अंक है, देखो 3, तो 10 का घात 3 हो गया। अब धन चिन्ह करेंगे। अब 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 गुणित 10, तो 10 का घातांक कितना करना है, तो 4 के साथ गुणा किए ना, तो 4 के बाद 2 ठो अंक बचा, तो 10 का घात 2 होगा। फिर धन चिन्ह करेंगे, 6 गुणित 10 लिखेंगे। अब देखो 6 के बाद एक ही अंक है, तो 10 का घात 1 होगा। 10 का घात 1 होगा। अब 5, या तो 5 ही लिखा रहेगा किसी प्रश्न में तो भी सही है। अब 5 के बाद भी कहीं गुणा 10 लिखा है मान लो ऐसे, तो वो 10 का घात 0 होगा। जब भी इकाई के साथ गुणा करेंगे 10 का, तो उस 10 का घात 0 रहेगा, और नहीं तो
ये आगे इकाई के साथ 10 का गुणा नहीं भी किया जाता, क्योंकि वो 1 के साथ गुणा करना रहता है। तो 10 के घातांकों में लिखा जाता है, तो इकाई के साथ नहीं गुणा किया जाता, इकाई को इकाई के रूप में लिख देते हैं, यानी यहाँ 5 तक ही लिखेंगे तो सही है। ठीक है, तो इस तरह किसी भी संख्या को 10 के घातांकों के रूप में लिख सकते हो बच्चों। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। कमेंट। ये है हमारा क्वेश्चन। 55,055 11 से भाग देना है। 2 अंक है तो 2 अंक शुरू लेंगे तो 11 × 55। अब शेष फल बचा 0, उतारेंगे, बाद में एक ही अंक उतार सकते हैं, 1 से डबल अंक नहीं उतार सकते, तो 11 शून्यम 0। अब फिर 5 उतारेंगे तो ये 5 बना, तो 11 से एक बार भी भाग नहीं दे सकते, तो फिर 11 शून्यम 0। अब फिर उतारेंगे 5 तो 11 × 55। इस तरह ये ऑप्शन बी हमें उत्तर के रूप में मिला 5005। बहुत बढ़िया कमेंट किए हो, बहुत बहुत। देखिए प्रश्न लिखा है 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी एक से विभाजित हो सकते हैं ऐसा लिखा है। तो देखो बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 बार प्रक्रिया करना पड़ता है, यानी 3 बार भाग देने की प्रक्रिया करना है। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ लिखा है 3 या 13 दोनों में से किसी एक से विभाजित हो, और 3 और 13 दोनों से ना हो ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 500 को पहले भाग करेंगे 3 से। तो देखो 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3 और बचा 2, उतारेंगे 0, तो 3 × 6 = 18 और फिर बचा 2, फिर उतारेंगे 0, 3 × 6 = 18। ठीक, तो इस तरह इसमें शेष फल बचा 2। इस तरह के प्रश्न में बच्चों हमको शेष फल से मतलब नहीं है, जितना भी इस संख्या में अंक है सबको एक एक बार उतारेंगे और भाग करेंगे और इस भागफल से मतलब रखेंगे। तो 3 से जब 500 को भाग दिए तो देखो क्या मिला, भागफल हमको 166। अब इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ये मिला हमको 166। ठीक, अब इस 500 को हमको भाग करना है दूसरा संख्या से, किससे, 13 से। तो देखिए 13 से भाग करते हैं तो 13 × 3 = 39। अब कितना बचा, 11। अब जाएगा 13 × 8 = 104। तो इस तरह शेष फल क्या बचा, 6। तो इस शेष फल से मतलब नहीं है हमको, पूरा संख्या उतार के भाग दे दिए तो भागफल से मतलब है। तो कितना मिला, 38। ये जो 166 और ये जो 38 है उसको जोड़ेंगे तो देखो 8 × 6 = 14, ये जोड़े तो क्या आया, कुल मिला के 204। ठीक, अब 204 हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसी 500 को ये 3 और 13 के लघुत्तम से भाग करेंगे। तो 3 और 13 चूंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम हमेशा उनका गुणनफल होता है। अगर अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालें तो हमेशा उनका गुणा किया जाता है। तो 13 और 3 का गुणनफल क्या होगा, 13 × 3 = 39। अब दोनों के लघुत्तम से भाग करते हैं, देखते हैं क्या होता है, 39 से कम 39, क्या बचा, 11। अब 39 दूनी होता है 78, 39 दिया भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह क्या मिला, भागफल से हमको मतलब है, शेष फल से मतलब नहीं है, तो 12। अब ये जो दोनों के लघुत्तम से जो भागफल है उसको घटाना है। अब क्यों घटाना है ये भी जान लो। देखो क्या आया था पहले, 204, इसी में से अभी जो 39 से भाग दिए तो भागफल क्या आया, 12। इसे ही हमको इसमें से घटाना है, तो देखो कितना आया, 192। तो ये जो ऑप्शन बी है यही इसका सही उत्तर है। ठीक, तो यहाँ जान लें, देखो 3 से जब भाग किए तो हमें 166 मिला, 13 से भाग किए तो 38 मिला। ठीक, तो उनको जोड़े तो तब जाकर हमको 204 मिला। अब ये 12 को घटाते क्यों है ये भी जान लो। तो देखो 3 या 13 दोनों में से किसी एक संख्या से भाग जाए कह रहा है, उनकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 204 में 3 और 13 दोनों से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या है 12। यानी कि हम कैसे जानते हैं, तो दोनों को लघुत्तम समापवर्त से भाग करोगे वो संख्या 3 और 13 दोनों से भाग जाएगा। ठीक है, यानी दोनों से विभाजित होगा। तो हमको उन संख्याओं को गिनना नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी एक संख्या से विभाजित हो ऐसा लिखा है।
इसीलिए 3 और 13 के लघुत्तम समापवर्त से जितना संख्या भाग जाता है उसको घटा देना है। ठीक है, तो घटाने पर क्या मिला? 192। तो बच्चों यही इसका आंसर है। इस तरह से इसको हल किया जाता है। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बधाई। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या। कमेंट करो। तो 800 से 900 के बीच की संख्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? 800 से अधिक और 900 से कम, ऐसा संख्या हमको ढूंढना है। तो कैसे करते हैं? 13 और 17 से दोनों से पूरी तरह विभाजित कह रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों? 13 और 17 का गुणा करेंगे, ये उसका लघुत्तम निकालने के लिए, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। तो 17 × 51 हासिल 5, 17 × 17, 17 5 होता है 22। तो ये हो गया 221। अब इसी 221 का आपको पहाड़ा लिखना है जो कि 800 से ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ 4 से गुणा करोगे इसको, अगर 4 बार यहाँ 221 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ जाता है। ये 800 से अधिक हो गया ना 221 का पहाड़ा में। तो ये 884 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, दोनों से कहा रहेगा ना, 13 और 17 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो, तो उन दोनों का क्या निकाल लेना है? लघुत्तम। और अभाज्य रहे तब तो गुणा कर लेना, सीधा बात। लघुत्तम निकालने का वही नियम है। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनका गुणनफल होता है। तो गुणनफल जो भी आएगा उसके पहाड़ा को लिख के देखना। और किसके बीच का कहा गया है? 8 से 900। तो 800 से ज़्यादा वाला संख्या रहेगा, 900 से कम। तो इस तरह हमने जब ये 13 और 17 का गुणा किया तो मिला 221, और 221 का पहाड़ा पढ़ा तो ये 884 एक संख्या आया, जो कि 800 से ज़्यादा है, 900 से कम है। तो यही इसका आंसर है। चलो अगला देखो। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। कमेंट। चलिए देखते हैं, माइक ऑफ कर दो। सिंपल सी बात है, समान योगफल तथा गुणनफल कहा है, यानी कि जिनको जोड़ें और उनको आपस में गुणा करें तो एक बराबर उत्तर होना चाहिए। तो ये देखो 1 2 3, 3 3 6, गुणा करें 1 दूनी 2, 2 3 6। तो ये तीनों जो क्रमगत संख्या है, लगातार संख्या, इसको जोड़ने पर भी 6 आता है और आपस में गुणा करने पर भी 6 आता है। बाकी कोई संख्या नहीं है जिसको जोड़ें और घटाएं, जोड़ें और गुणा करें तो एक जैसा संख्या है। जैसे 3 4 7, 7 5 12 हो रहा है, और जबकि गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, अलग अलग हो गया। ठीक, तो आशा इतना में समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं बताया। एक राज्य में 86,465 गाँव है, उसमें 57,781। तो इसमें केवल घटाना है बच्चों, 86,465 गाँव है जी। अब उसमें इतना प्राथमिक विद्यालय है कह रहा है, तो कितने गांव में नहीं है करके, तो उसको घटाना है। तो ये हो जाएगा 57,781। ऐसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, 6 को माने 16 में से 8 गया 8, 14 में से 8 गया 6, और 16 में से 8 गया 8। अब इस तरह हो गया 2, 28,684। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कई लोग बोले थे, 2 संख्याओं का योग 10 है तथा गुणन 20 है, उनके विलोमों का योग होगा। तो ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए चलो पहले देखो। मान लो एक संख्या x है, x विधि से बढ़िया बनता है। दूसरा संख्या y है। प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों संख्या का योग 10 है, यानी कि x और y को जोड़ोगे तो 10 होता है कह रहा है। ये एक संख्या x है जी, दूसरा y है, दोनों संख्या को जोड़ो तो 10 होता है। अब मान लो क्या लिखा है? विलोमों का योग होगा, ऐसे करके पूछा है। तो x का विलोम होगा 1/x, और y का विलोम हो जाएगा 1/y। अब इसको हम जोड़ें, 1/x और 1/y को जोड़ के देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा? तो ये x y हो गया लघुत्तम, और ये बन जाएगा y + x। इसी को हम x + y भी कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है, समझो। यहाँ 2 संख्याओं का योग 10 लिखा है,
तो यही तो है जी, दो संख्या इसको माने हैं x प्लस वाई को, तो इसका ऊपर में आ गया 10 और गुणन 20 लिखा है। तो ये देखो नीचे में लिखा है ना x और y का गुणा के रूप में, तो उसके जगह हम 20 लिख दोगे। तो बस हल करो भाई, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2 आ गया। तो 1/2 जो बी ऑप्शन में है वही सही है। सीधा यहाँ एक सा मानते हुए उसका विलोम करना था, विलोम करने के बाद उसको जोड़ना था। तो ऊपर में x प्लस वाई मिल जाता है, नीचे में x गुणित y मिल जाता है। तो x प्लस वाई का प्रश्न में मान दिया है, यानी दोनों संख्या का योगफल दिया है, तो उसके जगह हम लिख देंगे ऊपर। और x और y का गुणा के रूप में नीचे में है, तो गुणा के रूप में नीचे में है, उसका मान 20 दिया है, तो उसको नीचे में रख दिए। बस आपस में कटा दिए, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, या 0 0 कटा दोगे तो भी 1/2 बच जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ये 1/2। संख्या 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या प्राप्त होता है। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उत्तरवर्ती। किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को भाग देने पर भागफल वही संख्या। सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 होता है। असत्य कथन बताओ। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अनुवर्ती यानी बाद वाली संख्या, तो एकदम सही है। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उत्तरवर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती मिलता है। उत्तरवर्ती तो 1 जोड़ने पर मिलता है, 1 घटाने पर नहीं मिलता। तो यही कथन गलत है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। गलत कथन छाटना था, असत्य। किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या मिलता है। जैसे देखो 62 के साथ मैं 1 का गुणा करूँ तो 62 ही मिलता है। तो किसी भी संख्या के साथ 1 का गुणा करोगे तो जिसका गुणा करोगे वही संख्या मिलता है। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या मिलता है। देख लो 62 को मैं अगर 1 से भाग करूँ, 61 को मैं अगर 1 से भाग करूँगा तो भागफल 61 ही आएगा। तो ये भी सत्य है। सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 होता है, ये आप लोग जान रहे हो। तो ये कौन सा वाला बताया? ये दूसरा। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उत्तरवर्ती नहीं मिलता, क्या मिलता है? पूर्ववर्ती मिलता है। तो उत्तरवर्ती लिखा है, इसका मतलब गलत है। यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं हो जिनमें प्रत्येक संख्या एक दूसरे की उल्टी, जैसे कि 43 34 हो, तो उनका योगफल किसी एक संख्या के अंकों की योगफल का कितना गुना होगा? चलो देखो बच्चों, इसमें उदाहरण जैसे एक दिया है, 43 को उल्टा कर दें तो बना 34। इसको कह रहा है योगफल करना है, तो योगफल करेंगे कितना है? 77। अब इन दोनों में से कोई भी अंक को जोड़ो। 43 के अंकों को जोड़ते हैं अगर, तो देखो 4 3 7 होता है। अब यहाँ लिखा है किसी एक संख्या के अंकों की योगफल का कितना गुना होता है। तो किसी एक संख्या के अंक को जोड़ेंगे दोनों में से किसी भी एक संख्या का, तो वो 7 होता है। अब उस 7 से इसको भाग करना है, तो वो कितना गुना होता है ऐसा लिखा है। तो देखो अंकों के योगफल से जैसे ही भाग किए तो कितना गुना हुआ? 11। तो ये 11 यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ये मैं इसी से संबंधित एक और प्रश्न इसी में शामिल किया था, तुम लोग बताया था, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या ले लो। जैसे देखो मैं ले लेता हूँ 28। अब 28 को तुम उल्टा करोगे तो बनेगा 82। अब इसको जोड़ के देखो क्या बना? 110। ये 110 एक ऐसा संख्या है जो 11 से भाग जाएगा ही, ठीक। यानी मैं बताया हूँ ना, कोई भी संख्या ले लो, उसके अंक को जोड़ना उल्टा करके, तो जो भी योगफल आएगा ना वो 11 से भाग जाना निश्चित है। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 शून्यम शून्य। तो ये 11 गुना होता ही है उसके अंकों का योगफल का। कैसे? देखो इसके अंक का योगफल करो, 8 2 10, तो 10 का 11 गुना है ना ये संख्या 110। तो इस तरह इसको बनाते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे 35 उल्टा कर दो 53, कितना हो गया? 88 हो गया। अब इस अंक को जोड़ो तो 5 3 8 हुआ। अब 8 से भाग करो तो 8 11 88 नहीं हो गया? तो ये 11 गुना ही होता है उसके अंकों का, किसी भी एक अंक के अंकों का योगफल का 11 गुना होता है वो संख्या। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न बनता है। तो आशा है आज के यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब अभी कहाँ आज का क्लास ये देखो क्लास अच्छा था, ये तभी अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो समझ पाए ना सब प्रश्न को?
सब प्रश्न समझ में आ गया जी? सब कुछ? एकदम मस्त समझे सर। हाँ देखो, हम भले ही ना 4 ही प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, एक दिन में, लेकिन जितना भी प्रश्न समझाऊंगा वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए सर तभी। ये फिर से इमोजी डालो। हाँ, चलो खत्म हो गया, डालने सर दो। ये फिर से इमोजी डाला। खत्म हो गया क्लास, डालने दो, अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका भी शौक रहने दो, बीच में कोई इमोजी डालेगा तब मुझे बताना, ठीक। तो चलो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।